आजकल क्या है, एक स्पाइस प्लस करके वेबसाइट आती है जिसके अंदर कंपनी इजीली ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनी लॉ एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके कुछ 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम सारे वही डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द केसेस जो उसके अंदर दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है जो कंपनी होती है वो एक इनकॉर्पोरेशन यानी एक प्रोसेस से निकलती है रजिस्ट्रेशन के, ताकि वो एक कंपनी फॉर्म हो जाए। वो प्रोसेस भी अगर कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है तो उसी प्रोसेस से निकलना है। आजकल क्या है, एक स्पाइस प्लस करके वेबसाइट आती है जिसके अंदर कंपनी इजीली ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है। इसके फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही आप नाम से समझ जा रहे हो कि कंपनी और उसके ओनर्स दो अलग अलग चीजें। कंपनी अलग है, उसके ओनर्स अलग है। जैसे ये इस डायग्राम से देख लो आप, ये ओनर्स है और ये कंपनी है, दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें जो कंपनी है वो किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है और किसी के द्वारा फाइल उसके ऊपर केस भी हो सकता है कंपनी के ऊपर ऑन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर। ठीक है, कंपनी के ओनर उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। कोई भी अगर लाइबिलिटी आती है, आपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट वगैरह बनाई होगी तो उसमें जो लाइबिलिटीज होती है वो कंपनी या फिर जो फर्म है उसकी लाइबिलिटी होती है, उसके ओनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। इसके कुछ फेमस केस लॉज हैं, आप इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हो ऑनलाइन गूगल करके। तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इसका 1897 का सबसे फेमस केस है। इसके अंदर क्या होता है कि सैलोमन अपने फैमिली मेंबर्स को मिलाकर एक कंपनी खोल लेता है, सब उसके शेयर होल्डर होते हैं फैमिली मेंबर्स। कंपनी के अंदर सैलोमन ने सिक्योर्ड डिवेंचर ले रखे होते हैं, जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी होते हैं कुछ। जब कंपनी बंद हो रही थी वाइंडिंग अप के टाइम पे, सैलोमन अपने सिक्योर्ड डिबेंचर के अगेंस्ट में क्लेम मांगता है जो कि उसको मिल भी जाता है, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने उसके ऊपर केस कर दिया कि आप और आपकी कंपनी तो एक ही चीज है, तो आप इसमें से अपने पैसे कैसे ले सकते हैं, पहले उनको पेमेंट करनी चाहिए। तो केस का नतीजा ये हुआ था कि सैलोमन ही दिया था, उसको अपना सारा पैसा, सारा क्या जितना उसका सिक्योर्ड डिबेंचर था वो मिल गया था। नेक्स्ट केस है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसके अंदर क्या होता है कि ली जो होता है उसने अपने एक कंपनी खोली होती है लीज एयर फार्मिंग करके। वो उसी कंपनी में अपने आप को एज अ पायलट अपॉइंट करता है, जिस उसके कुछ टाइम बाद उसका एक प्लेन क्रैश में हादसे से डेथ हो जाती है जब वो कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। तो उसकी वाइफ इस कम के बदले में कंपनसेशन मांगती है उसकी डेथ के लिए और फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम करती है। सब लोगों उसके ऑपोजिशन में ये भी आया था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ली और लीज की कंपनी तो लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड तो एक ही चीज है, बट उसका डिसीजन वही निकला। ये 1961 का केस है। अब्दुल हक वर्सेस दसमल 1910। इसके अंदर क्या हुआ था, अब्दुल हक को सैलरी नहीं मिली थी तो उसने दसमल जो कि कंपनी का एक डायरेक्टर था उसके ऊपर केस कर दिया है। इसका रिजल्ट ये था कि आप डायरेक्टर पर केस नहीं कर सकते, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। आपको करना है तो कंपनी पे केस करो। थर्ड इज सेपरेट प्रॉपर्टी। एक कंपनी और उसके ओनर दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई अपार्टमेंट हो गया जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है, अगर वो कंपनी ने परचेज करी तो कंपनी की है, ना कि उसके ओनर्स की। इसका एक बहुत फेमस केस आप लिख सकते हो, मिसेस बी एफ गजदर वर्सेस द सीआईटी ऑफ बॉम्बे। सीआईटी ऑफ बॉम्बे मीन्स द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ बॉम्बे, 1955 का केस है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कि एक कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहेगी इनडिफाइनाइट टाइम तक। बाय चांस अगर उसके ओनर मर भी जाए या फिर रिटायर हो जाए या फिर लीव हो जाए या फिर चेंज हो जाए, वो हो सकता है, बट एक कंपनी चलती रहेगी, उसकी कंपनी का कभी एंड नहीं होता। एक्सेप्ट अगर लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी बंद करवा रही है तो तब कंपनी बंद हो सकती है, बट उसका कभी एंड नहीं होता। इसका एक केस है मीट सप्लायर गिल्डफोर्ड लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि वॉर के टाइम पे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पे आके एक बॉम्ब गिर जाता है जिससे सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो बचता है वो सिर्फ कंपनी है। सिर्फ कंपनी उस बॉम्ब से सर्वाइव कर पाई थी। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील को आप एक टाइप का कंपनी के सिग्नेचर मान सकते हो कि अब
कंपनी का भी हर वक्त तो सिग्नेचर कर नहीं सकती या फिर किसी को अपॉइंट कर नहीं सकती, तो एक कॉमन सील यूज करी जाती है कि कहीं पे भी कंपनी के अप्रूवल चाहिए तो एक कॉमन सील यूज करो, एक थप्पा मार दो, उससे क्या है मान लिया जाएगा कि कंपनी से अप्रूव हो चुका है। हालांकि आज तक KMPA यानी कि की मैनेजरियल पर्सनल्स को भी रखा जाता है। की मैनेजरियल पर्सनल कुछ लोग होते हैं जो कंपनी ही असाइन करती है, जिनके सिग्नेचर कंपनी के सिग्नेचर के तौर पे यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये कॉमन सील टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। उसकी जगह पर ये लोग KMPA यानी कि जो भी बताया मैंने कि मैनेजरियल पर्सनल को भी यूज करते हैं एज अ कॉमन सील, क्योंकि उनके सिग्नेचर भी कंपनी के सिग्नेचर की तरह वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब ओनर्स अलग होते हैं कंपनी के, मैनेजर्स अलग होते हैं। ओनर्स के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। अब क्या होता है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कभी भी कंपनी की मीटिंग में बैठकर अपने आइडिया शेयर नहीं करते, उन्हें बस अपनी डिविडेंड से मतलब है। तो वो शेयर होल्डर्स तो आएंगे नहीं। अब मैनेजमेंट इनको चाहिए कंपनी को, तो इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई होती है, वो अच्छे खासे मैनेजर्स को रखती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास एक क्वालिटी ऑफ ब्रेन होता है, जिससे वो अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सके कंपनी, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। तो वो मैनेजमेंट में आ जाए, वो मैनेजमेंट अलग हो जाएगी। इनमें ज्यादातर जो संख्या होती है कंपनी के ओनर्स ज्यादा होते हैं, मैनेजर्स कम होते हैं। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, एक कंपनी की शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स की लाइबिलिटी या फिर उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना वो अपना अमाउंट पे मतलब करते हैं, एक्सटेंड टू देयर अनपेड अमाउंट, जितना उन्होंने पेड अमाउंट करा है सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। ट्रांसफर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब होता है कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर खासकर शेयर्स जो होते हैं काफी इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर एक बंदा बेचना चाहता है तो दूसरा बंदा खरीदना चाहता है तो वो इजीली आजकल शेयर हो जाते हैं। जो आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा, आपके एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ये ब्रोकर्स जो होते हैं ये लोग इजीली एक कंपनी के शेयर के वो ओनरशिप को ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। इससे ज़्यादा मेरे एक्सप्लेन करने की अभी हालत नहीं है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आई तो कमेंट में बता दीजिए क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं।